हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अक्टूबर की पूरी सीरीज़ जो है करंट अफेयर्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नवंबर का भी वीक 1 का वीडियो जो है वो अपलोड हो गया, वहाँ से आप लोग जाके नवंबर की प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। तो आज जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पिनाका रॉकेट सिस्टम। सो पिनाका रॉकेट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। The main purpose of the Pinaka rocket system is that it provides a long-range strategic bombing options. So यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, बिकॉज पिनाका रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग ऑप्शंस के बारे, स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग के लिए नहीं होता, ये बेसिकली होता है एरिया टारगेटिंग के लिए। और ये रॉकेट सिस्टम जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी, ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग के लिए नहीं है, ये एरिया टारगेटिंग के लिए है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the Pinaka rocket system can launch rockets to a maximum range of approximately 20 किलोमीटर। सो इसकी जो मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो ये 20 किलोमीटर नहीं है, 40 किलोमीटर है। सो 40 किलोमीटर होगा यहाँ पे, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द पिनाका रॉकेट सिस्टम इज़ प्राइमरली यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। सो पिनाका रॉकेट सिस्टम ये इंडियन एयरफोर्स का नहीं है, ये इंडियन आर्मी का है। सो इंडियन आर्मी का है, ना कि इंडियन एयरफोर्स का। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 भी हमारे पास इनकरेक्ट होगी। मेन पर्पस जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम का वो स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग नहीं होता है, वो एरिया टारगेटिंग होता है। और जो पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो मैक्सिमम रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है, ना कि 20 किलोमीटर। एंड ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, इंडियन आर्मी का है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दैट्स वाई ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द पिनाका सिस्टम कैन बी कॉन्फिगर्ड टू लॉन्च ओनली द बैलिस्टिक मिसाइल। सो ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नहीं है, ये बेसिकली अनगाइडेड रॉकेट्स के लिए है एंड न्यूअर गाइडेड रॉकेट्स के लिए है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेट बोरोइंग सीलिंग। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे हैं एनबीसी से रिलेटेड। सो अगर हम एनबीसी की बात करें, नेट बोरोइंग सीलिंग की, सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टू एनफोर्सिंग एनबीसी इज़ टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो नेट बोरोइंग सीलिंग जो एनफोर्स किया जाता है, इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एंड फिजिकल डिसिप्लिन, टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द नेट बोरोइंग सीलिंग इज यूजुअली रिव्यूड एवरी 2 ईयर्स। सो ये हर 2 साल में रिव्यू नहीं किया जाता, ये एनुअली रिव्यू किया जाता है, या फिर हम कह लें ये हर फिजिकल ईयर के एंड में किया जाता है। फिजिकल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है ये फिजिकल ईयर होता है। सो फिजिकल ईयर के एंड में जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है एनुअली, ना कि बाय एनुअली। ये बाय एनुअली नहीं होता, ये एनुअली होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, a higher credit rating from international agency can lead to an increase in the net borrowing ceiling। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है, एंड 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 जो हमारे पास राइट आंसर है। सेकंड जो थी स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट थी, सी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द डिजिटल स्ट्राइक। सो डिजिटल स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? सो यहाँ पे जो है अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन वेयर वर्कर्स और ग्रुप्स प्रोटेस्ट हॉल्टिंग देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे बी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 293 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने बतानी है यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है, सॉरी यहाँ हमने बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है, आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293। सो ये आर्टिकल 268 से लेकर के आर्टिकल 293 के में ये मेंशन किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट होगा। और 293 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 293 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 293 बेसिकली यहाँ पे जो बोरोइंग पावर है स्टेट्स की, बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट्स, सो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 293 में बोरोइंग पावर्स ऑफ स्टेट्स एंड की कंडीशंस कौन सी हो सकती है कि किस कंडीशन में स्टेट्स जो है वो यूनियन से बोरो कर सकता है
लोन्स। सो यहाँ पे जो आर्टिकल 293 में कंडीशंस मेंशन की गई है, बोरोइंग पावर्स मेंशन की गई है स्टेट्स की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट्स ये हमारा है आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 283 clause 2 the union government is responsible for the custody of the public accounts of state। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं आर्टिकल 283 clause 2, सो आर्टिकल 283 clause 2 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए स्टेट का, नॉट फॉर यूनियन। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट होगी कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए नहीं होता, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 293 clause 3। सो आर्टिकल 293 clause 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट्स बोरोइंग विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। सो यहाँ पे जो आर्टिकल स्टेटमेंट 3 है ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 293 clause 2 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 293 clause 2 ये जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाता है स्टेट्स पे कि वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 हमारे पास इनकरेक्ट थी। दैट्स वाई जो आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली 1। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो बेसिकली ये ट्राइब्स जो हैं ये अभी न्यूज़ में थे और इनका स्टेट्स बताना है। सो अगर हम बात करते हैं कुकीज़ और ट्राइब, सो कुकीज़ और ट्राइब जो है ये वहाँ देखने को मिलता है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ, मणिपुर में। सो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है जो ट्राइब की, कहाँ, मणिपुर में। सो ये पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पेयर की अगर हम बात करें लियांगमई, सो लियांगमई जो ट्राइब है, लियांगमई ट्राइब हमें देखने को मिलता है मणिपुर में एंड नागालैंड में। सो यहाँ पे मेघालय नहीं होगा, मेघालय में ये ट्राइब हमें नहीं मिलती है। लियांगमई ट्राइब है मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। सो मणिपुर एंड नागालैंड जो है राइट स्टेट होगा, ना कि मेघालय। सो कुकीज़ो जो है ये भी मणिपुर में हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें मणिपुर में देखने को मिलती है कुकीज़ो ट्राइब की। एंड लियांगमई ट्राइब जो है, लियांगमई ट्राइब भी हमें मणिपुर में एंड नागालैंड में देखने को मिलती है। देन थर्ड पेयर, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 पेयर 2 जो है हमारे पास इनकरेक्ट होगा, पेयर 1 करेक्ट है, पेयर 2 इनकरेक्ट है। थर्ड पेयर है यहाँ पे ब्रू ट्राइब। सो ब्रू ट्राइब की अगर हम बात करें तो ब्रू ट्राइब हमें देखने को मिलती है कहाँ, त्रिपुरा में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो पेयर 3 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रू ट्राइब त्रिपुरा, कुकीज़ो ट्राइब मणिपुर। एंड अगर फोर्थ पेयर है यहाँ पे, फोर्थ पेयर चकमा ट्राइब। सो चकमा ट्राइब जो है हमें नागालैंड में देखने को नहीं मिलती है, ये बेसिकली हमें त्रिपुरा में, मिजोरम में एंड अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। त्रिपुरा में, मिजोरम में एंड अरुणाचल प्रदेश में, ना कि नागालैंड में। दैट्स वाई फोर्थ पेयर जो है हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड पेयर भी इनकरेक्ट है। लियांगमई ट्राइब हमें देखने को मिलता है नागालैंड में एंड मणिपुर में, ना कि मेघालय में। चकमा ट्राइब हमें मिलता है त्रिपुरा में, मिजोरम में एंड अरुणाचल प्रदेश में। एंड ब्रू ट्राइब ये करेक्ट है त्रिपुरा में, कुकीज़ो ट्राइब मणिपुर। सो यहाँ पे हमारा 1 एंड 3 जो है ये बिल्कुल सही पेयर है एंड 2 एंड 4 गलत है। तो पेयर जो 2 पेयर है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं कि करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है। सो करेक्टली मैच की अगर हम बात करें तो 2 पेयर हमारे पास जो है बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड एज पर्सनल डेटा। सो अगर हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट के तहत कौन से पर्सनल डेटा जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नॉट प्रोटेक्टेड लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, डेटा मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय एन इंडिविजुअल और थर्ड पार्टी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यही बिल्कुल करेक्ट है। आंसर जो हमसे पूछा था कि कौन सा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, तो इस एक्ट के तहत जो है पब्लिकली अवेलेबल इंडिविजुअल ने जो पब्लिकली अपना पब्लिक किया हुआ है जो डेटा, और या फिर किसी थर्ड पार्टी ने, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। अब बाकी यहाँ पे ये सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ये जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके तहत इन सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द चाइना +1 ट्रेड। सो चाइना +1 ट्रेड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किस लिए है कि चाइना की जो
डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, चाइना की डिपेंडेंसी जो है ग्लोबली उसको रिड्यूस करना और डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज़ में भी। सो यहाँ पे जो आंसर नंबर हमारा होगा करेक्ट वो होगा स्टेटमेंट बी, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना बाय डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is not a factor considered to determine if private property may be deemed a material resource of the community of India। यहाँ पे not factor पूछ रहे हैं, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा the economic profitability of the resource for private owners। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमने टाइगर रिजर्व बताना है। सो यहाँ पे दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज ऑफ उमारिया एंड कटनी डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली ये टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये ईस्टर्न सतपुरा हिल में है। ईस्टर्न सतपुरा हिल से हमें क्या पता चल रहा है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द ईस्टर्न सतपुरा में है, ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज में है ऑफ उमारिया एंड कटनी डिस्ट्रिक्ट। उमारिया एंड कटनी डिस्ट्रिक्ट में जो ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज है वहाँ पे सिचुएटेड है ये, यानी कि मध्य प्रदेश में है ये टाइगर रिजर्व। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द रिजर्व डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ रामायण। और जो इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है वो बेसिकली रामायण से इंस्पायर होकर के रखा है। सो अगर हम बात करते हैं कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, सो ये नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये रामायण से इसका नाम जो है वो लिया है, बोरो किया है बांधवगढ़। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द रिजर्व इज बेस्ट नोन फॉर एवरग्रीन साल फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। अबाउट 515 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड देयर एंड इज ऑल्सो होम टू 242 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल एंड इंसेक्ट आर फाउंड देयर। सो यहाँ पे अगर हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एवरग्रीन साल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है, 515 स्पीशीज़ देखने को मिलती है प्लांट्स की, और बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स मिलते हैं, रेप्टाइल मिलते हैं। सो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व। और मेजर मैमल्स देखने को मिलते हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड कैट, हाइना, वॉल्फ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे ये बेसिकली बांधवगढ़ नेशनल पार्क के, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के यहाँ पे टाइगर रिजर्व पूछे। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली साइक्लोपियाजोनिक एसिड वाज इन द न्यूज़, इट इज़ एन। सो साइक्लोपियाजोनिक एसिड जो ये बेसिकली क्या है, माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई दैट कैन कंटेमिनेट फूड क्रॉप्स। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।